हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे हाजिर हूँ और आप लोग भी ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को फिज़िक्स का फर्स्ट यूनिट करवाया था कंप्लीट, और आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर यानी कि फर्स्ट यूनिट लेकर आया, जिसको मैं आज कंप्लीट करूँगा और किसी भी हालत में कंप्लीट करूँगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए सॉरी, बट ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 24 सितंबर से, और बहुत सारे बीपीएससी का भी है। तो शायद ये आप, और ये चैप्टर जो ऐसा चैप्टर है कि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक दो क्वेश्चन केमिस्ट्री को आपको देखने को हमेशा मिल जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान होता क्या है? सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या है? मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का ही एक शाखा है जिसमें केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साथ में उसकी रासायनिक अभिक्रिया और उनके परिणामों का भी अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में अगर कहा जाए तो केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ की संरचना, रासायनिक संगठन, गुण धर्म तथा रासायनिक अभिक्रिया और उनके परिणामों का भी अध्ययन किया जाता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर जो था वो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है उनको। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर, याद रखिए, ठीक है। और रसायन शास्त्र की उत्पत्ति जो हुई थी वो मिस्र भाषा से हुई थी। रसायन शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई थी वो मिस्र भाषा से हुई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। रसायन शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र में पाई जाने वाली एक मिट्टी, चैमी जिसको बोलते हैं, उस मिट्टी को हम लोग चैमी बोलते हैं, ठीक है। और उस मिट्टी को जो चैमी बोलते हैं, और इसी में चैमी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है काला। चैमी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काला होता है। और इसके साथ ही साथ एंटोनी लेवोजियर जो थे उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का भी क्या दिया था, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। और रसायन विज्ञान का जन्म भी मिस्र से ही हुआ है। अध्ययन के अनुसार अगर पढ़ा जाए तो केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अगर कहा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। वो पहला भाग है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, कार्बनिक केमिस्ट्री जिसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, और अकार्बनिक जिसमें हम लोग अकार्बन मतलब कार्बन से हटके जो भी होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री का 3 ब्रांच हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भौतिक रसायन क्या है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें जो पढ़ना पड़ता है वो ये इस प्रकार है कि फिजिकल केमिस्ट्री में अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचनाओं पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तो मैंने जितने भी हाईलाइट पॉइंट किए हैं उन पॉइंटों को आप ज़रूर देखिएगा, और मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है ताकि वीडियो बनाते समय मुझे दिक्कत ना हो, इसलिए। तो आप इस पॉइंट को एक बार फिर समझिए कि भौतिक केमिस्ट्री क्या होती है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि भौतिक गुणों का, यानी जो भी अणु होता है, जो अणु होता है, मोल जो होता है, जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के फिजिकल
गुण के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल संरचना का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद क्या है कि इसकी जो इस शाखा में जो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव क्या पड़े, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद भौतिक रसायन जो कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री बताया, उसमें हमें जैसे कि O2, जैसे O2 एक ऑक्सीजन है, O3 ओजोन वो भी एक गैस है, और O2 ऑक्सीजन ये भी एक गैस है। ठीक है, गैस है। अगर हमें इसे कह दिया जाए कि एक मतलब ऑक्सीजन के एक अणु में कितने मोल है, एक अणु में कितने मोल है, तो वो मोल बताना पड़ता है। तो इन सब के बारे में जो कैलकुलेशन जो भी होता है वो सब भौतिक रसायन में यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें पढ़ना पड़ता है, और मोल कंसेप्ट निकालना पड़ता है। तो वो भी मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर आप वेट कीजिए, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। फिर कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से जो क्रिया का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक जो भी, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी यौगिक बनता है उससे बने यौगिक के बारे में या तत्वों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि CH4 मीथेन गैस हो गया, C6H6 बेंजीन, इन सब के बारे में पढ़ना है। CH3COOH एसिटिक एसिड, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसी में हमें एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक यानी फूड एडिटिव्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 ये उसमें उपलब्ध होता है। फिर उसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग अकार्बनिक, मैंने पहले ही बताया था कि अकार्बनिक यानी कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा, इसके अलावा जितने सारे चीज़ है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन हमें इनसे ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 11th-12th में इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो हम अभी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का तैयारी, तो इसलिए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ना कि हमें फोकस करना है पॉइंट टू पॉइंट, ना कि हमें नॉलेज एकत्रित नहीं करना है। हमें बहुत सारी किताबों को नहीं पढ़ना है, लेकिन एक ही किताब को बार बार पढ़ना है ताकि उससे हमें प्रैक्टिस हो सके। तो हमने भौतिक केमिस्ट्री मतलब फिजिकल केमिस्ट्री बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री होता है कि जिसमें क्या होता है कि अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना, उनकी रासायनिक संरचनाओं का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया का दर मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो भी होता है उसमें रेट क्या है, उसके बाद इसके प्रभाव, इसके केमिकल रिएक्शन होने पे इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो भी रासायनिक यौगिक बनता है या उसके अलावा कोई अन्य तत्व बनता है, उस क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे ईंधन हो गया, कोई जलता है तो भी धुआं निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। प्लास्टिक हो गया, खाद्य योजक यानी फूड एडिटिव्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक तथा निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें धातु, खनिज, सेल, रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्सटेंस या मैटर, पदार्थ क्या होता है, सब्सटेंस या मैटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? तो मैं ही बता देता हूँ आप लोग कि पदार्थ वैसी अवस्था है जिससे स्थान छेदती है, कोई भी वस्तु स्थान छेदती है या ग्रहण करती है या अपना आकार जो देती है वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को
पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है, पदार्थ को 5 भागों में जो है, पहले तो वो 2 टाइप से बढ़ता है, फिर आगे चल के 2 अलग अलग पार्टों में बढ़ जाता है। तो जैसा कि मैंने इस टेबल में आप देख रहे हैं वैसा ही है कि पदार्थ जो है पहले स्थान छेदती है और अपने अकॉर्डिंग ही वो काम करती है, और साथ में ये भी कि उसमें भार भी होता है, मतलब वेट, ये भी जो मास तो होगा ही। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो है पहले 2 टाइप से किया गया है, एक फिजिकल वर्गीकरण और एक फिर केमिकल वर्गीकरण। फिजिकल वर्गीकरण जो किया गया है वो 3 टाइप से किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद केमिकल वर्गीकरण जो किया गया है, रासायनिक वर्गीकरण, उसको 2 भाग से बांटा गया है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, यानी शुद्ध और एक प्योर हो गया, एक मिक्सचर हो गया। तो प्योर को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक तत्व और यौगिक के बारे में, और मिश्रण को एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण, और तत्व यानी एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो अब बता दें कि पदार्थ को आप लोग समझ गए कि पदार्थ ऐसा वस्तु जो स्थान छेदता हो, जिसमें भार हो, वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, फिजिकल रूप से यानी भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग भौतिक है, तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। सॉलिड जिसमें अणु, यानी सॉलिड में जो अणु होता है यानी पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, काफ़ी नज़दीक एक दूसरे से बॉन्ड बना के एक दूसरे को जकड़े रहते हैं, उसे हम लोग सॉलिड कहते हैं। सॉलिड का जो आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। लिक्विड जिसके अणु दूर दूर होते हैं, मतलब उतने दूर भी नहीं होते हैं लेकिन दूर दूर होते हैं, उनका आयतन फिक्स रहता है, उनका आयतन फिक्स होता है, लेकिन आकार जो है अनिश्चित होता है। लिक्विड को जिस शेप में डालिएगा उस शेप का वो आकार क्रिएट कर देगा और आयतन उसका सेम रहेगा। गैस जो होता है, गैस का जो अणु है वो काफ़ी दूर दूर होता है, वो न उसका आकार निश्चित होता है और न ही उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ये होता है गैस। उसके बाद हम लोग केमिकल रासायनिक के बारे में, केमिकल टाइप से वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक तो किया गया शुद्ध यानी प्योर, और दूसरा मिक्सचर। तो मिक्सर को भी 2 भागों में बांटा गया, तो शुद्ध एलिमेंट और यौगिक, एलिमेंट तत्व या यौगिक हो गया। उसके बाद समांगी और विषमांगी होता है। फिर एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया, तत्व, धातु, अधातु और यौगिक। और यौगिक को 3 भागों में बांटा गया है, यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो जैसे कि मैंने बताया वैसे देख लीजिए, वैसे ही है यहाँ पे, और ये आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठोस, द्रव और लिक्विड के बारे में मैंने बता दिया है कि इसका ठोस का जो आयतन, आकार निश्चित होते हैं, द्रव के आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकार निश्चित नहीं होते, परिवर्तनशील होते हैं। जैसे उसमें डालिएगा, जिस पात्र में डालिएगा वैसा हो जाएगा। और गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। जिस शेप में, जिस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो उसके अनुसार वो काम करता है। अगर कहा जाए, अगर इस टेबल को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इसके अकॉर्डिंग पूछता भी है। अगर कहे कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के अंतर्गत कहा जाए तो सिंपल सी बात है कि जिसमें गतिज ऊर्जा किसमें होता है, जिसमें पार्टिकल्स जो है दूर दूर होंगे उसका तेज होगा, फिर उससे थोड़ा कम होगा उससे उसका तेज होगा, जो काफ़ी क्लोज होगा वो छोड़ेगा ही नहीं, जकड़े रहेगा। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो भी होता है वो जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो गैस में होता है। उसके बाद किस में होता है, द्रव में होता है। फिर किस में होता है, ठोस में होता है। अगर डेंसिटी पूछा जाए तो डेंसिटी का फॉर्मूला यानी घनत्व जो होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है। अगर D इक्वल पूछा जाए तो मास बाई वॉल्यूम होता है, यानी इसका यूनिट अगर पूछा जाए kg मीटर क्यूब होता है। ठीक है, kg मीटर क्यूब होता है इसमें। तो अगर डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो काफ़ी भारी होगा तो वो पहले सॉलिड आएगा, फिर
उससे कम जिसका अणु थोड़ा दूर दूर है तो वो द्रव हो जाएगा। फिर उससे ज़्यादा अगर किसी भी 2 या 2.5 kg का ठोस जो कोई बॉडी है उसको उठाइए, कोई थिंग है उसको उठाइए, फिर उसका वज़न देखिए। और कोई लिक्विड है 2 kg का है उसका वज़न देखिए। वज़न दोनों का सेम होगा, लेकिन उन सब का जो डेंसिटी होता है वो चेंज होता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड का होता है, फिर द्रव का होता है, और फिर गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस का होता है। अंतर आणविक यानी कि इंटरनल फोर्स, इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा, अगर मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा जकड़े रहता है उसका होता है, और सबसे ज़्यादा जकड़े कौन रहता है तो वो रहता है ठोस। तो ठोस का इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, फिर द्रव का होगा और फिर गैस का होगा। ठीक है, ये देखिए और ये देखिए, तीनों देख लिए। और उसके बाद अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान किसका ज़्यादा होगा तो गैस का होगा, फिर द्रव का होगा, फिर ठोस का होगा। प्रत्यास्था ठोस का होगा, द्रव का और गैस का। फिर संयोजक बल ठोस का होता है, फिर गैस का होता है, फिर द्रव का होता है, और विसरण गैस, द्रव, फिर ठोस का होता है। तो ये टेबल को आप लोग ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है और पूछता भी है, और ये बढ़ते या घटते क्रम दोनों में पूछ सकता है, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं ठोस, द्रव, गैस के अलावा। देखिए हमने क्या बताया कि पदार्थ का वर्गीकरण पहले 2 भागों में किया गया। एक बार रिमाइंड में करवाता हूँ मैं आपको। पदार्थ का वर्गीकरण 2 भागों में करवाया गया, फिजिकल केमिस्ट्री यानी फिजिकल के रूप में यानी भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण किया गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, और रासायनिक में किया गया यानी शुद्ध और मिश्रण, प्योर और मिक्सचर। शुद्ध को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, शुद्ध को 2 भागों में बांटा गया है, एलिमेंट और यौगिक के रूप में। और मिक्सचर को 2 भागों में बांटा गया, समांगी और विसमांगी। एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। और एक क्या था, और एक था यौगिक। और यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। और उसके बाद ठोस, द्रव और गैस के अलावा भी पदार्थ की 2 और अवस्थाएं हैं, जो कि एक प्लाज्मा अवस्था होती है जिसमें ना ही उसका आकार निश्चित हो। प्लाज्मा अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था जो होता है उसमें ना कोई उसका निश्चित आकार होता है और ना ही उसका निश्चित आयतन होता है। प्लाज्मा की पहचान जो कराया था सर विलियम क्रूप्स, इसको याद रखिएगा कि प्लाज्मा की जो पहचान कराया था सबसे पहले 1879 ईस्वी में सर विलियम क्रूप्स द्वारा किया गया था। लेकिन प्लाज्मा नाम जो है इरविंग लैंग, प्लाज्मा नाम जो रखा गया है वो इरविंग लैंग म्यूडर ने दिया था। और यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। और 5वीं अवस्था है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की, और ये जो है वो पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर कोई पूछे कि पदार्थ की अवस्था कितनी है तो आप बता सकते हैं 5। ठीक है, अगर वैसे सीधा नॉर्मल पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्था है तो आप 3 बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब पदार्थ में होने वाले जो परिवर्तन है वो 2 तरीक़ा से होता है। जैसे कि 2 भागों में मैंने पढ़ा और पढ़ाया भी आपको और बताया भी, समझाया भी। इतने देर से मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि पदार्थ की जो होने वाले परिवर्तन हैं वो 2 टाइप से होंगे, या तो फिजिकल के रूप में या तो केमिकल के रूप में। तो यानी कि फिजिकल चेंजेस जो होंगे और केमिकल चेंजेस जो होंगे। तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाते हैं। देखिए, और वो इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि वो अपना स्थान अस्थायी रूप से चेंज कर लेता है। ये स्थान अपना अस्थायी रूप से चेंज करता है, और क्या होता है, ये पुनः अपनी
जो पुराना अवस्था होता है उस अवस्था में दिखाई नहीं पड़ेगा और ना ही ये होगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि फिजिकल परिवर्तन क्या होता है। फिजिकल परिवर्तन एक अस्थायी होता है और इसमें अस्थायी होता है, और इसमें अगर रूप चेंज होने के बाद ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। और केमिकल क्या होता है कि यह अस्थायी रूप से कुछ भी करता है, कुछ भी अगर चेंजिंग आ रहा है तो वो अस्थायी रूप से करेगा ये, और ये पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है, उसको आप देखिए। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कोई मान लेते हैं कि पानी यानी चीनी में पानी और चीनी का घोल है, पानी और चीनी का एक घोल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी और चीनी का एक घोल है। तो उस घोल को जब मिला दिए जाते हैं तो वो फिजिकल है, क्योंकि अगर हम चाहेंगे तो पानी को अलग और नमक को अलग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, पानी और चीनी को दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। क्योंकि जब भी वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो पानी वाष्प बन के गैस बन जाएगी और उसको एकत्रित करके हम लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे, और जो बचेगा वो सॉलिड फॉर्म में बचा रहेगा, वो साल्ट यानी नमक होगा। तो इस तरीक़े से होता है। अगर वही केमिकल चेंजेस क्या होंगे कि जैसे दूध से हमने मक्खन निकाला, तो क्या मक्खन से फिर दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। दही से मैंने दूध से दही बना दिया, तो क्या दही से फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। दूध से हमने मिठाई बना दिया, तो क्या मिठाई से हमें दूध प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। तो ये हमारी क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है और केमिकल चेंज है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए हैं, वो डिफरेंस बताया है और एग्जाम्पल भी है, तो वो आप लोग ख़ास तौर पे इसे याद रखिएगा। मैं एक बार रीड कर देता हूँ इसको, और मैंने समझाया है वो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें जो चेंज है, जैसे कि CO2 से सूखी बर्फ़ बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ़ बनाना, ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे मोमबत्ती पिघलता है, मोमबत्ती को पिघलना, जैसे उसमें हमने क्या किया कि फ्लेम मतलब कि हमने अगर मोमबत्ती को जलाया और जलने के बाद वो पिघलने लगता है, तो पिघलने के बाद वो अगर लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में वो नीचे गिरने के बाद पुनः वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। यानी कि मोमबत्ती में जो चेंजेस आ रहे हैं, पहले वो ठोस से लिक्विड में जा रहा है, फिर वो ठोस में जा रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, हो गया। फिर पानी से बर्फ़ का बनना, पानी से बर्फ़ का बनना, जैसे पानी को मैंने फ्रिज में डाल दिया तो वो बर्फ़ बन गया, फिर से बाहर निकाल लिया तो वो क्या हो गया, फिर से पानी बन गया। ठीक है, पानी का वाष्प का बनना, वाष्प से फिर लिक्विड बनना, चीनी या नमक का पानी का मिश्रण, मैंने जैसा कि अभी एग्जाम्पल में बताया था। शुष्क बर्फ़ का सब्लिमेशन, ये भी है कि जैसे कोई शुष्क बर्फ़ का सब्लिमेशन मतलब ये हुआ कि सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म में जाना, डायरेक्ट गैस फॉर्म से फिर सॉलिड फॉर्म में आना। जैसे कपूर का जलना, कपूर जलता है वो गैस फॉर्म में जाता है, फिर अगर उससे चाहे तो हम लोग सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं। रेत का पानी में घुलना, किसी पानी में अगर रेत को मिला दिया जाए तो उसे हम पुनः फिर सेपरेट कर सकते हैं। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन और लोहे का चुंबकीयकरण, लोहे में जैसे लोहे को अगर घिस के अगर एक दूसरे से घर्षण कराया जाए तो उसमें मैग्नेट वाला गुण आ जाता है, चुंबक गुण आ जाता है, तो उसे फिर से ख़त्म भी किया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन में जैसे मक्खन का खट्टा होना, जैसे मक्खन का दूध को मथने के बाद 1-2 दिन रखा जाता है, वो ऊपर का क्रीम निकाल के, तो उसको मथिएगा तो वहाँ से मक्खन निकलेगा और मक्खन का टेस्ट होता है खट्टा। तो क्या मैं फिर उससे दूध बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलता ये फ्लेम की तरह जलता है। और ये भी है कि जैसे कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो जितना क्वांटिटी में वो रहता है तो वो पुनः हमें उतना क्वांटिटी में प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ पुनः प्राप्त होता है, ये मैटर करता है। लेकिन मान लें कि हम 100 ग्राम की कोई मोम है और उससे हम लोग बत्ती बनाएं, ठीक है, मोमबत्ती बनाएं 100 ग्राम के मोम का, और वो जलाएं, फिर उसको हम जलाएं और जलने के बाद वो हो सकता है कि 80 ग्राम ही प्राप्त हो, तो हमें 20 ग्राम कहीं ना कहीं वो जल गया यानी फ्लेम हुआ, तो उसमें केमिकल परिवर्तन आया ना, तो वो हो गया। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती देखिए कैसे बनता है और जलने के बाद वो किस फॉर्म में नज़र आता है। खाने का पचना, जैसे हम लोग भोजन करते हैं और उसे पचाने के बाद मल मूत्र के रूप में त्याग होता है।
लकड़ी का जलना, लकड़ी को जब जलाते हैं तो वो कोयले के रूप में प्राप्त होता है, जिसे ईंधन जलना भी कहते हैं। लोहे पे जंग लगना, जब लोहे में जब ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगती है, जब लोहा आप बाहर रखोगे तो वो ऑक्सीजन या वातावरण के संपर्क में आएगा तो उसमें जंग लगने लगता है। तो जब भी उसमें जंग लगेंगे तो ये हमारा केमिकल चेंजेज है। क्यों जानते हो? लोहे पे जब जंग लगता है तो उसका वेट तो बढ़ जाता है, लेकिन लाइफ उसका घट जाता है। दूध से दही का बनना, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, जैसे सोडियम और फास्फोरस दोनों को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, और दोनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो फास्फोरस होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर उसे बाहर रखा जाए तो वो जल्द ही रिएक्ट करेगा। सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्ट करता है। सोडियम को अगर पानी में डालोगे तो वो आवाज़ करेगा, इसलिए उसे दोनों को हम लोग केरोसिन तेल में ही डाल के रखा जाता है। फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, सोडियम को पानी में डालना, प्लेटिनियम तार का जलना और पदार्थ का किण्वन, इन सब एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और मैंने जैसा एक्सप्लेन किया है तो आई थिंक आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गया होगा। उसके बाद हमें कुछ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लोहे का जंग लगना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। तो लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग क्यों लगता है? क्योंकि ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति होती है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि जब भी वो सराउंडिंग में, यानी कि वायुमंडल बोल रहे, जैसे वातावरण के संक्षेप में वो बाहर आएगा तो उससे कभी मिट्टी से लगेगा, उसमें हवा चलेगा, धूल उड़ेगा, पानी पड़ेगा, तो ये सब पड़ने के बाद उसमें रस्टिंग आएगी। रस्टिंग यानी जंग लगेगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, तो उसका वेट तो एक लेयर जम जाएगा, और लेयर जमने के बाद क्या होता है कि जो सॉलिड बॉडी होता है उसको वो खोखला करता है धीरे धीरे, और वो देखिएगा कि जब जंग लगता है तो लोहे का जो टुकड़ा होता है वो टूट कर गिरने लगता है। भले वो उसका वेट बढ़ा देता है लेकिन उसका लाइफ घटा देता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। मैंने अभी बोला लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है, ये भी मैंने बोला। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है, इसे हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग जस्तीकरण प्रक्रिया कहते हैं। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का लेप चढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, पूछ दे आई थिंक, कि लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का। जस्ते की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खैरा रोग होता है, ये भी पूछ सकता है। अगर रोग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो जस्ते की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। वो जवाब दीजिएगा क्या होता है, तो खैरा रोग होता है। अब बताइए, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्यों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। तत्व, यौगिक और मिश्रण, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। तत्व और यौगिक जो है एक शुद्ध पदार्थ है, और मिश्रण जो कि अशुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, एलिमेंट और कंपाउंड। तत्व और यौगिक, तत्व जो कि एक सिंगल तत्व जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है, जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जाता, वो सिंगल बॉडी होता है। सिंगल बॉडी होता है। आप फिर से सुनिए, एलिमेंट जो होता है वो ओनली 1 पर्सन होता है, सिंगल ही होता है। जबकि यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, उसे हम लोग यौगिक या कंपाउंड, इंग्लिश में कंपाउंड, हिंदी में यौगिक बोलते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं, ठीक है। तत्व के जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परमाणु। अभी तक की बात मैं बता रहा हूँ कि टोटल एलिमेंट 114 है, जिसमें 92 नेचर में पाया गया है, प्राकृतिक में 92 जो है नेचर से प्राप्त हुआ है, और बाकी जितने भी बचते हैं लगभग 8 इधर से ले लो और 14 उधर से, 22 आई थिंक 22 जो भी पाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल है, यानी कि बनाया गया। तो तत्व को 3 भाग में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, यानी धातु, अधातु और उपधातु। भूपट्टी में तत्वों का जो क्रम है, भूपट्टी में जो तत्वों का क्रम है वो इस प्रकार है, जो कि देखा जाए, जैसे ऑक्सीजन हमारा क्या है,
अधातु है। ऑक्सीजन एक गैस है, इसलिए अधातु है। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। एल्युमिनियम, आयरन क्या है? धातु है। इससे भी आप पहचान सकते हैं। तो भूपट्टी पे अगर धातुओं का क्रम देखना है तो हम इसे देखते हैं कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर अर्थ इस प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो वो सबसे ज़्यादा सही मायने में, तो अगर गैस के मामले में कहा जाए तो नाइट्रोजन N2 73%, O2 22% और कार्बन 0.03% ये गैस है। लेकिन इस भूपट्टी पर ऑक्सीजन जो पाया जाता है 46% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46%। सिलिकॉन 28%। उसके बाद क्रम में आ जाए तो एल्युमिनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.5% और सोडियम 3%। बाकी जो शेष बचते हैं वो इन सब में आ जाते हैं। मानव शरीर में तत्वों का क्रम जो होता है वो अधातु का होता है। सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ही उसमें एक धातु होता है। बाकी हम अपने शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब जो है वो सब हमारा क्या है? अधातु है। तो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? जीवित जैसे कि जिंदा सजीव मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो कोई तत्व है तो वो है मैग्नीज। ये क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ज़रूर जवाब दीजिए। शायद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में डाला हुआ है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे हम लोग आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग तत्व के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ना है कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड को मैंने अभी बताया कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं, या यौगिक का निर्माण होता है। जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसमें उनका गुण विद्यमान नहीं होता है। यौगिक के सूक्ष्म कण को हम लोग अणु कहते हैं। जैसे आप एक यौगिक की बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो H2O प्लस शुगर का अगर ले लें तो ये भी एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। H2O प्लस एक शुगर यानी चीनी का ले तो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो इसमें दोनों का टेस्ट नज़र आता है, एक अलग ही टेस्ट नज़र आता है। यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। और जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को ही हम लोग अणु कहते हैं। और तत्व के अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को ये पूछता है, ये ज़रूर पूछता है कि यौगिक के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अणु कहते हैं, अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। और वही तत्व के जो छोटे तत्व के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग परमाणु कहते हैं, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के दो प्रकार हैं, सम अणु अथवा तत्व के अणु, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु, यानी होमोमोलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, होमोमोलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखिए, सम अणु अथवा तत्व के अणु में है कि ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने हैं। जैसे कि जो भी दो प्रकार के तत्व मिलाए गए हैं और दोनों का संयोजन परमाणु जो है वो सेम है, उसे हम लोग सम अणु कहते हैं। जैसे सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं। उदाहरण में ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिलके O2 बनता है। हाइड्रोजन H2 जो लिखते हैं हम लोग तो उसमें दो हाइड्रोजन है, N2 लिखते हैं, उसमें दो नाइट्रोजन है। N3 भी लिखते हैं तो उसमें तीन नाइट्रोजन है। O3 भी लिखते हैं,
उसमें हमें 3 ऑक्सीजन है, तो वो सेम अणु क्या है, सम अणु इसलिए बोलते हैं। ठीक है। क्लोरीन Cl2 लिखते हैं तो उसमें 2 क्लोरीन के 2 अणु हैं। विषम अणु अथवा यौगिक के अणु ऐसे अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से ऐसे अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होता है, वो विषम अणु कहलाते हैं। हम सभी यौगिकों के अणु विषम अणु होते हैं, जिसमें जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसे जल बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से बना है। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलने से बना है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। CH4 मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है। तो इसमें 2 अलग अलग तत्व मिल रहे हैं, दोनों का परमाणुओं का संयोजन अलग अलग है, और इन दोनों को मिलने से जो भी अणु बनता है, जो भी यौगिक बनता है, उसे हम लोग विषम अणु यौगिक बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमको पढ़ना है एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु के निर्माण में होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी तत्व अथवा यौगिक का जब निर्माण होता है तो उसमें निर्माण होने वाली परमाणुओं की जो संख्या है उस तत्व की परमाणुकता कहलाती है। इसे 4 भागों में बांटा गया है: एकल, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक और चतुर्परमाणुक। एकल परमाणुक होता है, द्विपरमाणुक होता है, त्रिपरमाणुक होता है और चतुर्परमाणुक होता है। जैसे कि आर्गन, हीलियम और आयरन, हीलियम, आर्गन, इन तीनों में एकल परमाणुकता होता है। हाइड्रोजन द्विपरमाणुकता होता है। क्लोरीन, ये भी द्विपरमाणुकता होता है। जल, ये त्रिपरमाणुकता होता है। और अमोनिया, ये 4 परमाणुकता होता है। सल्फर जो होता है वो बहुपरमाणुक होता है। मानव शरीर के यौगिक का जो क्रम होता है उसमें सबसे ज़्यादा, मानव शरीर में यौगिक का क्रम अगर देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है जल का होता है, फिर प्रोटीन का होता है, फिर फैट का होता है जिसे वसा कहते हैं, और फिर कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगर मानव शरीर में यौगिक का अगर क्रम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होता है बताइए? जल का होता है, H2O का, फिर किसका होता है? प्रोटीन का, फिर फैट वसा का होता है, फिर किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। H2O जो कि जल होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। जल का प्रकृति में सामान्य गुण है। जल एक यौगिक है। अणुओं का अनुपात अगर देखा जाए तो 2:1 है। 2:1 कैसे है? तो ये देखिए, जैसे कि H2O है, इसमें हाइड्रोजन का 1 अणु है और ऑक्सीजन का कितना अणु है? इसमें ऑक्सीजन का 1 अणु है और हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हो गया, इसलिए इसका रेशियो जो होता है 2:1 आता है। अगर हम इसका वेट देखेंगे तो अगर हम इसका वेट देखते हैं तो H2O, तो O इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, और वेट कितना होता है? 8 दूना 16, डबल होता है। इसका वेट इसका कितना होता है? 1 होता है, और है कितना? 2। इसका वेट भी 1 ही होता है और 2 है, इसलिए 2 हो गया, तो 2:16। अगर इसका रेशियो बोला जाए तो 1:8 का हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो परमाणु भार का रेशियो 1:1, 1:8 और अणु का अनुपात 2:1 है। परमाणु की संख्या अगर पूछा जाए तो 2 और 1 3। ठीक है, तत्वों की संख्या पूछा जाए तो 2, परमाणु की संख्या पूछा जाए तो 3। H2O में अगर परमाणु की संख्या पूछा जाए तो 3, तत्वों की संख्या पूछा जाए तो 2। ठीक है, इसका क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री C होता है।
100 डिग्री सी होता है, जो कि किसके बराबर होता है, तो ये होता है 373 केल्विन के बराबर होता है, 373 केल्विन के बराबर होता है। हिमांक कितने पर हो जाता है, ये हिमांक मतलब ये जम कितने पे जाता है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, यानी कि 273 के पे। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में देखना होता तो दिया है, आप लोग देख लीजिए, क्या ही बोले हम आपको, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद मैं एक दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ। आप CO2 का देख लीजिए, CO2, इसमें कितने अणु, इसमें इसका परमाणु संख्या अगर देखा जाए तो कितना है, 2 और 1 3 है। इसमें एलिमेंट कितना है, 2 है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसका रेशियो देखा जाए कि अणु का रेशियो क्या है, तो कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 2 है, तो ऑक्सीजन 1:2 हो गया। उसके बाद अगर इसका भार यानी कि वेट का अनुपात देखा जाए तो ये 6, कार्बन 6 होता है, C6, और इसका वेट जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन 8 16 और 2 है, तो 16 दूना 32 हो गया, 32 हो गया। इसको हम लोग देखिए काटते हैं, 3 चौका 12, 8 चौक 32। इसका अगर CO2 का जो परमाणु भार का रेशियो है 3:8 आएगा। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। और अगला है मिश्रण। अगला क्या है, मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, जब 2 यौगिक में क्या था कि एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता था, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता था। ठीक है, लेकिन मिश्रण में क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाया दिया जाता है, तो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है, जैसे हवा भी तो एक मिश्रण है, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण, कुछ भी आप ले लीजिए, एक सब्जी जिसमें कई चीज़ों का मिश्रण होता है। खाना बनाते हैं, जैसे दाल बनाते हैं, तो क्या जितना दाल डालते हैं उतना पानी भी डालते हैं, क्या उतना हल्दी डालते हैं, क्या नमक भी उतना ही डालते हैं, नहीं ना। तो सबका अलग अलग अनुपात होता है। क्या चावल बनाते हैं तो चावल के इक्वल टू जितना चावल लगाते हैं उतना पानी भी डालते हैं, नहीं, उसका रेशियो होता है। ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, मिश्रण का मतलब है कि कोई निश्चित अनुपात में नहीं होता है, वो सिर्फ मिक्सर तो होता है लेकिन अनुपात उसका डिफरेंट होता है, उनका गुण अलग अलग होता है और सब जाके कुछ एक अलग टेस्ट तैयार करता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं। सभी मिश्र धातु है, पीतल, कांसा, नाइक्रोम आदि जो है ये मिश्र धातु है। मिश्रण 2 प्रकार के, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण भी समांगी होता है, जैसे चीनी का नमक में विलयन, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, सभी मिश्रण विलयन ही कहलाते हैं। अगर समांगी मिश्रण की बात मैं बोलूँ तो एक एग्जांपल है, जैसे खीर अगर हम बना रहे हैं तो उसमें रेशियो इक्वल तो नहीं होता है, लेकिन लगभग 1/4 के रेशियो के इक्वल होता है। उसमें अगर हम कहें, अगर दूध हम 250 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें चीनी 1/4 उसका डाल सकते हैं, और जो लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं वो उतना के इक्वल ही डाल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। एक मैं बताया लॉजिक के तौर पे, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। विसमांगी मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होंगे, उसे हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था
जैसे हम लोग खाना पकाते हैं तो उसमें सबका जो रेशियो होता है अलग अलग होता है। और इसमें एग्जांपल जो दिया है जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल जल का मिश्रण, दूध और मिश्र धातु का मिश्रण अलग है। दूध, आप लोग बोलिएगा दूध, तो दूध में क्या पानी नहीं होता है ना, तो दूध में पानी ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, दूध का मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है। अधिकांश मिश्रण विसमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी होते हैं। तत्व अकेले सूत्र होता है, एग्जाम्पल में तत्व जो होता है वो अकेले सूत्र में होता है। तत्व सिंगल, मैंने पहले ही बोला था कि सिंगल होता है, तो वो आयरन, निकेल, कोबाल्ट हो गया। यौगिक हमेशा 2 आते हैं, H2SO4 2 या 2 से अधिक आते हैं। H2SO4 हो गया, CaCO3 हो गया, या CO2 हो गया, H2O हो गया। मिश्रण कोई सूत्र नहीं होता है इसका, इसमें कुछ भी मिला दीजिए, शराब, शरबत, वायु, कुछ भी। उसके बाद जो मिश्रण का पृथक्करण या उसका क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, मतलब मिश्रण को अलग अलग करने की जो विधि है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण, किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया। कोई भी मिश्रण है उसे धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रणों के अवयवों या संघटकों का पृथक्करण किया जाता है। आसवन जो होता है, डिस्टिलेशन, किसी द्रव को, आस्टिलेशन जो होता है वो किसी द्रव को वाष्पित करके पुनः ठंडा करने के क्रम को हम लोग आसवन कहते हैं। जैसे पानी को हम लोग क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, पानी को उबालते पूरा पानी ख़त्म करते हैं और उसे किसी एक अलग पात्र में स्टीम के थ्रू से, यानी पानी को, वाष्प को हम लोग इकट्ठा करते हैं और कुछ देर के लिए उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिएगा कि वो जितना गैस है वो लिक्विड, यानी कि वो पानी फॉर्म में है। जैसे कि आप लोग कुकर या कुछ भी ले लीजिए, कुकर ही ले लेते हैं, जैसे कि खाना बना लेते हैं। ठीक है, खाना बनाने के बाद क्या करते हैं, सीटी उटी मारता है, तैयार कर लेते हैं, एकदम मस्त चावल बन के तैयार है, चावल दाल सब्जी एक ही में डालो तैयार है। खाना खाने का टाइम होता है जब हम लोग निकालते हैं उसको, तो जब बाहर निकालते हैं तो उसमें देखिएगा कि कुकर का जो ढक्कन होता है, ऊपर वाले ढक्कन में एक बूंद टाइप का वाटर का बबल्स बना रहता है, वाटर का क्या होता है, बबल्स बना होता है। और वो पहले गैस फॉर्म में रहता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे ठंडा होने के बाद पानी का रूप ले लेता है, उसे ही हम लोग आसवन प्रक्रिया बोलते हैं। प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसा मिश्रण जिसके संगठन के क्वथनांकों में कम से कम अंतर होता है, उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल आदि को इसी विधि के द्वारा करते हैं। प्रभाजी मिश्रण ये हुआ कि जैसे धरती से निकाले गए जितने भी पदार्थ हैं या तत्व है या कोई लिक्विड है, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, डीजल हो गया, पानी हो गया, ये सब को जो साफ़ करने का जो प्रक्रिया है ना, उसे हम लोग प्रभाजी आश्वासन कहते हैं। भाप आश्वासन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन, इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में विलय होता है, परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं और प्रायः अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे मेथिल एल्कोहल, एसीटोन, एथिल एल्कोहल। भाप आश्वासन क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो जल में घुला होता है कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलय होता है, परंतु गर्म करने पर प्रायः यह क्वथनांक में अघटित हो जाता है। ये मेथिल एल्कोहल या एसीटोन या एथिल एल्कोहल होता है। इन सब के बारे में देखते हैं। तो आपको जो मिश्रण होता है, जो भी मिश्रण होता है उसको सेपरेट करने की वो 4 विधियाँ हैं, 4 और 1 5 4 2 6 5 6 विधियाँ हैं। जैसे कि 4 मैंने बताया, जिसमें रवाकरण है, आसवन है, प्रभाजी आसवन है, भाप आसवन है और 5वां निस्पंदन, फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। यदि
किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित कर दिया जाता है। जैसे कि अगर पानी रखा हुआ है, उसमें बड़े बड़े पदार्थ के टुकड़े, गिट्टी, आकर पत्थर डाल देते हैं, तो उसको एक दूसरे को अलग करने के लिए छानने वाला जो प्रक्रिया होता है ना, उसको हम लोग निस्पंदन या फिल्ट्रेशन बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। धरती पर जमा जल धरातल के नीचे से पहुंचता है, जिसे हम हैंडपंप या ट्यूबवेल द्वारा खींचकर बाहर निकालते हैं। तो जो ट्यूबवेल और हैंडपंप के द्वारा जो पानी नीचे से खींचा जाता है, तो क्या हम लोग साफ पानी निकलता है ना, हम लोग को पीने के लिए निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि नीचे एक लेयर बना होता है, एक लेयर बना होता है, हमेशा वाटर का लेयर होता है। जब भी आप लोग देखिएगा कि जब हैंडपम्प को जब हलाने का जो प्रोसेस होता है, उनको लगाने, मतलब कि क्या बोला जाए, कि उनको गाड़ने का जो प्रोसेस होता है, तो उसका जब पूरा कंप्लीट होना, जब लेयर मिल जाते हैं पानी का, जब भी लेयर मिलता है तो उससे पहले एक बालू का लेयर मिलता है, एक सैंड का लेयर मिलता है। और सैंड का लेयर ये संकेत करता है कि नीचे पानी है, नीचे पानी है, जिसमें सीपेज वाला व्यवस्था लगा होता है। पानी का जो भी लेयर होता है वो छन छन से बालू के माध्यम से छन के नीचे चला जाता है। कभी कभी देखिएगा कि जब पानी का लेयर घटने लगता है और बालू और पानी जब मिक्स होने लगे, तो कल से पानी से ज़्यादा बालू की मात्रा, मतलब कल से जब हैंडपम्प से जब पानी और बालू की जो है वो रेशियो लगभग एक दूसरे के अपोजिट या इक्वल तो नहीं कर सकते, बट पानी में नहीं देखते कि पानी में आकर पत्थर आने शुरू हो गए, मतलब पानी का लेयर वहाँ से ख़त्म होने की आशंका जताई जा रही है। ठीक है, ये होता है और यही फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद है डिफ्यूजन, विस्तरण। घनत्व में अंतर रहने के कारण, घनत्व में, डेंसिटी में जो भी डिफरेंस आता है, उसके कारण गैसों में मिलना विस्तरण कहलाता है। तापमान के कारण, जैसे कि तापमान के कारण क्या होता है कि आपस में मिलना शुरू हो जाता है, तो विस्तरण होता है। जैसे कि गैसों से मिलना आपस में, दोनों की डेंसिटी में अंतर आने लगता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे में कोलाइड होकर मिल जाता है। तापमान के बढ़ने के कारण विस्तरण का गुण बढ़ता चला जाता है। विस्तरण के गुण जो होता है, जैसे कि गर्म खाना, कहीं पर खाना पकड़ा होता है तो उसका गंध, खाना कहीं और पक रहा है और उसका गंध कहीं और आ रहा है। जैसे कि आप कहीं देखते होइएगा, या आप लोग रूम में रहते हैं, तो अगर आसपास के रूम में कहीं चिकन बन रहा है या मछली बन रही है, तो उसका गंध आ जाएगा आप लोगों के पास, बोले वाह क्या चिकन बना रहा है, यार क्या मछली बना रहा है, ऐसे होता है। इत्र की बोतल से जो सुगंध निकलता है वो भी काफ़ी तेज़ी से फैलता है। मूत्र की दुर्गंध नाक तक पहुंच जाती है, बहुत बाथरूम से निकलते वक्त कभी कभी बदबू देने लगता है। तो ये सब जो होता है वो विस्तरण के कारण होता है, क्योंकि उसके डेंसिटी में अंतर आने के कारण गैसों का जो है विस्तरण होने लगता है। और वैसे भी जब टेम्परेचर हाई होना, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब गर्मी के सीज़न में देखिएगा कहीं पे शादी वादी का भोज बन रहा होगा, तो हम तो ऐसे गांव से हैं तो पूरा फील आता है। तो आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि शहर या गांव से वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं भी शादी का भोज बन रहा हो या किसी पार्टी वार्टी की तैयारी चल रहा हो और खूब गर्मी पड़ रही हो, उस समय देखना कि उसका गंध जो है ना काफ़ी दूर तक जाएगा और काफ़ी सेंटेड रहेगा, लगेगा वाह आज का खाना बहुत मस्त हो, ऐसा मतलब आता है, में ख्याल आता है। ठीक है, ये सब तो यही होता है विस्तरण। ठीक है, तो हमने मिश्रण को सेपरेट करने के लिए 5 तरीके देखे। कौन कौन सा तरीका देखा? तो पहला देखा रवाकरण, जिसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा देखा आसवन, डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन, और फिल्ट्रेशन देखा, निष्पंदन, और डिफ्यूजन देखा, विस्तरण। अब ठोस द्रव तथा गैस पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो देखना है कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है। जैसे क्या होता है कि द्रव को जब इवेपोरेट करेंगे, जब द्रव को इवेपोरेट करते हैं तो वो गैस में चला जाता है, और जब उसको ठंडा करते हैं तो वो पुनः अपने रूप में आ जाता है, तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। अगर द्रव को हम लोग सॉलिड फॉर्म में देखते हैं, सॉलिड फॉर्म में द्रव को अगर हम लोग आइस में यानी मेल्टिंग करते हैं, मेल्टिंग आइस फॉर्म में डालते हैं, उसको फ्रीजिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है एकदम। जब थोड़ा सा एक कटोरा में पानी ले लेना और पानी को क्या कर देना, बर्फ़ में रख देना,
मतलब सॉरी फ्रिज में रखना। फ्रिज में जब रखोगे तो वो बर्फ़ का रूप में आ जाएगा, आइस बन जाएगा। जब आइस को फिर बाहर निकाल के रखते हो कुछ देर तो वो मेल्ट होने लगेगा, धीरे 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 पिघल जाएगा, तो क्या कहलाता है? सॉलिड। तो 2 प्रोसेस मैंने बताया कि द्रव से अगर गैस बनता है, द्रव से सीधा गैस बन रहा है तो इवेपोरेशन कहते हैं उसको, और गैस से डायरेक्ट फिर द्रव फॉर्म में ही आता है तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। द्रव से अगर सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट जा रहा है तो वो फ्रीजिंग हुआ, और सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट फिर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो क्या हुआ? मेल्टिंग हुआ। ठीक है। उसके बाद अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है, सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहा है तो डिपोजिशन। ठीक है। ये टोटल प्रोसेस जो है ये 6 है, और ये समझ में आ गया होगा आपको। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था भौतिक परिवर्तन का, वो उसमें एक कपूर था, कपूर का जलना। तो कपूर क्या होता है कि वो कपूर जलता है और जलने के बाद सीधा गैस फॉर्म में जाता है, और जब उसको सब्लिमेशन के द्वारा उसको वो क्या होता है? वो गैस फॉर्म में जाता है। जब उसका डिपोजिशन होता है, तो वो पुनः सॉलिड फॉर्म में आता है और वो कपूर बन जाता है। ऐसे आयोडीन का भी है, गंधक का भी है, नौशादर का भी है, और बेंजोइक अम्ल, नैप्थलीन आयोडोफॉर्म का भी। तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर, आयोडीन, गंधक, सल्फर, नौशादर, NH4Cl, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल और नेप्थलीन आयोडोफॉर्म कहलाता है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग क्या होता है कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण में भी किया जाता है। समुद्री घास जो होता है लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्री घास जो होता है लेमिनेरिया, उससे आयोडीन प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम होता है। उच्च दाब और निम्न दाब पर गैस क्या होता है? संघनित होने लगता है। उच्च दाब और निम्न दाब पर गैस क्या होता है? संघनित होता है। भार नाइट्रोजन और हीलियम में देखा जाए तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है और हीलियम का कम होता है। उसके बाद एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा पूछ दी जाती है। अगर पूछा जाए सबसे हल्की गैस कौन सी है तो हाइड्रोजन, और द्वितीय हल्की गैस कौन सी है तो हीलियम। हाइड्रोजन को हम लोग आवारा गैस के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग क्या जानते हैं? तो हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं किस नाम से? आवारा गैस के नाम से। ये पॉइंट, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग आवारा गैस के नाम से भी जानते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो है वो ज्वलनशील अधिक होता है, इसलिए इसे भरा हुआ नहीं जाता है। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे भरा नहीं जाता है। ठीक है। उसके बाद अभी हैं कुछ और हैं और उसे हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं काफ़ी नज़दीक। थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया था कि लंबा वीडियो हो सकता है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। उसके बाद वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है। वायुयान का जो भी टायर होता है उसमें हीलियम गैस भरा जाता है, हाइड्रोजन नहीं। जबकि सबसे हल्का गैस कौन होता है? हाइड्रोजन होता है, और सबसे अधिक ज्वलनशील गैस भी कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसलिए। और वायुयान के टायर में हाइड्रोजन गैस इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि वो अगर थोड़ा भी घर्षण हुआ एयर के साथ तो वो उसमें लग जाएगी आग, और आग लग जाएगी तो वायुयान हो जाएगा क्रैश, और क्रैश होगी तो ये हो जाएगा दुर्घटना, और दुर्घटना हो जाएगी तो फिर लोगों की हो जाएगी हानि। लोग चढ़ना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उसके टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है, समझे।
गुब्बारा जो कि मेला में देखे होंगे आप लोग, मेला में मिलता है गुब्बारा, ठीक है। वो ज़्यादातर हार्ट शेप का होता है और उसमें भरा जाता है हीलियम गैस। हीलियम गैस भरने के बाद वो तुरंत ऊंचाई को छूना चाहता है, जबकि उसमें बंधा होता है रस्सी, और वो सब समझते हैं और वो खरीद के बस घूमते रहते हैं। उसमें क्या भरा होता है पता नहीं, उसमें भरा होता है हीलियम गैस, याद रखिए, ठीक है। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए भी O2 प्लस हीलियम का यूज किया जाता है। और O2 प्लस हीलियम का यूज किया जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में देखे हुए है कि लोगों को ऑक्सीजन लगता है, लोगों को ऑक्सीजन लगता है, उससे जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, जो टैंक रखा जाता है उसके जस्ट बाजू में एक एक छोटा सा डब्बा होता है जिसमें द्रव भरा होता है और वो घूमता रहता है, ये मूव करता रहता है, वो आवाज़ करेगा, वो इलेक्ट्रिक पे चलता है। और उसके बाद वहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर के साथ, तो वहाँ से वो सप्लाई होता है और डायरेक्ट ये ऑक्सीजन कृत्रिम रूप से सांस लेने में मदद करता है। कम गहराई में जाने के लिए O2 कम गहराई पर समुद्र में जाने पर O2 प्लस N2 होता है। अधिक गहराई पर समुद्र में जाने पर O2 प्लस हीलियम होता है। अगर समुद्र में कम गहराई पे जाना है तो O2 प्लस N2 लेके जाओ। अगर समुद्र में ज़्यादा गहराई पे जाना है तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम लेके जाओ। फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस क्या होती है? तो वो नाइट्रोजन होती है। फुटबॉल में जो गैस भरी जाती है वो क्या होती है? तो नाइट्रोजन होती है। यदि गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हो तो उसमें एक साथ छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचित हो जाएगा। पहले ये कुछ पॉइंट है, ये आप समझ लो कि कम गहराई यानी समुद्र में कुछ कम गहराई पे जाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर समुद्र में गहराई तक जाना है तो उसमें हमको ऑक्सीजन प्लस हीलियम की ज़रूरत पड़ती है। फुटबॉल में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है, ठीक है। और दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हीलियम होती है। हाइड्रोजन को क्यों नहीं भरा जाता है? क्योंकि यह ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ठीक है। यदि दो गुब्बारा लेते हैं, उस दोनों गुब्बारा में क्या करते हैं, एक में हाइड्रोजन और दूसरे में ऑक्सीजन भर देते हैं। दोनों में एक साथ भरने के बाद क्या होता है, दोनों में एक ही साथ छेद कर देते हैं, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन वाला जो गुब्बारा होगा पहले संकुचित हो जाए क्योंकि वो अधिक फास्ट काम करता है, और ऑक्सीजन धीरे 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 संकुचित होगा। घरों में उपयोग की जाने वाली जो LPG गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, उसमें इथाइल मरकैप्टन नामक गंध युक्त गैस मिलाया जाता है। क्योंकि LPG में लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसमें अपना कोई गंध नहीं होता है, और अपना कोई गंध नहीं होता है इसलिए उसमें अलग से एक इथाइल मरकैप्टन नामक एक गैस मिलाया जाता है ताकि हम उसका यूज करें तो अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो तो उस गंध से हमें पता चल जाए कि ये हमारा गैस जो है लीक है। अगर मान लेते हैं कि हमें इसे खाना बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं LPG गैस का, तो उसमें इथाइल मरकैप्टन नामक जो गैस होता है वो नहीं हो तो अगर हम खाना बनाते रहें गैस हमारा लीक हो जाएगा, पता तक भी नहीं चलेगा और ये एक दुर्घटना का रूप ले सकता है। इसलिए इसमें इथाइल मरकैप्टन नामक एक अलग से गैस मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन सल्फर का एक यौगिक होता है। अस्पतालों में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है जो पात्र में द्रव अवस्था में होता है। मैंने पहले ये बताया है आपको। कोल्ड ड्रिंक, फ्रीज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा, द्रव सोडा में गैस जो का मिश्रण होता है। कभी भी कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्योंकि वो फ्रीज में जाएगा तो वो क्या करेगा, चिल्ड करेगा। जब चिल्ड करेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा होगा ही होगा, ठीक है। और जब भी अब बर्फ़ का जो सिल्ली होता है जैसे द्रव को जब मतलब वाटर को जब फ्रीज में डालते हैं तो वो सॉलिड होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है। तो वो मिश्रण हो जाता है। दाब प्रणाली जो LPG गैस में भरा जाता है, LPG गैस को जो दाब देकर भरा जाता है, जबकि पेट्रोल पंप पे पंप भरण प्रणाली होता है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस भरी जाती है जो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। ये मैंने पहले ही अभी जस्ट बताया, जो कि
CO2 प्लस H2O बनता है और वो बन जाता है कार्बनिक अम्ल और H2CO3 का निर्माण करता है। समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर वायु दाब जो है क्रमशः घटता है। वायु दाब जो है वो क्रमशः क्या होता है, घटने लगता है। समुद्र तल से नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो वायु दाब हमारा घटेगा। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब घटता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घट जाता है। पृथ्वी के सतह से जब ऊपर जाते हैं, वायुमंडल की तरफ जाते हैं तो दाब हमारा घटता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घट जाता है। लेकिन वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज होती है। और प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वथनांक का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाष्पन की दर का। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पे पानी खोलने लगता है और वहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर और क्वथनांक दोनों घट जाता है और वाष्पन की प्रक्रिया जो होता है वो तेज़ी होने लगता है। पृथ्वी की सतह पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खोलता है। ठीक है। दिल्ली में पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान घटता है। वायुयान में सफ़र करते समय फाउंटेन पेन से स्याही निकाल दी जाती है, इसलिए क्योंकि अगर वायुदाब जब घटेगा तो पेन जो है उल्टी करना शुरू कर देगा। ठीक है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी कभी नाक से खून भी आना शुरू हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पे कभी कभी नाक से खून आना भी शुरू हो जाता है। पहाड़ पे खाना बनाना मुश्किल होता है। पहाड़ पे जो खाना बनाया जाता है बहुत मुश्किल से बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी जल्दी गर्म हो जाता है और खाना पकने में टाइम लगता है, क्योंकि सीजना पड़ता है। हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है, फट जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ जो गुब्बारा होता है वो ऊंचाई पे जाने पे फट जाता है और सबसे पहले फटता है हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा होता है वो जल्दी फट जाता है, जबकि हीलियम गैस का गुब्बारा अधिक दूरी तय करने के बाद फटता है। और N2 जो सबसे कम ऊपर तक जाएगा। नाइट्रोजन गैस वाला गुब्बारा ऊपर तक नहीं जाता है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता है। स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन जो किया था जोसेफ प्रोउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्थिर अनुपात या जिसे हम लोग निश्चित अनुपात के नाम से भी जानते हैं, तो इस द्रव्यमान का रासायनिक पदार्थ इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा जो होता है वो द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। और इस निश्चित अनुपात का जो नियम का प्रतिपादन जो किया था वो किया था जोसेफ प्रोउस्ट नामक व्यक्ति ने। जैसे C2H4, इसमें C और कार्बन के भारों का अनुपात 6 अनुपात इतना है। उसके बाद गुणित अनुपात यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 ईस्वी में। यदि दो तत्व संयोजित होकर एक यौगिक बनाते हैं तो एक साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में भी होंगे। जिसमें अगर जल के बनते हैं, जल का अगर एक अणु लेते हैं तो H2O लिखते हैं, अगर दो अणु लेते हैं तो 2H2O लिखते हैं। उसी तरीक़ा से अगर इसमें हाइड्रोजन का 4 ग्राम है और तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम हो, टोटल मिला दिया जाए तो ये 36 ग्राम हो जाए। शुद्ध पानी का जो क्वथनांक होता है, शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी दोनों पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। बाहरी जल D2O जिसे गुरु जल भी कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसका जो क्वथनांक होता है वो 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है और ईथर 34 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा जल जिसे आसुत जल या शुद्ध विद्युत का कुचालक कहा जाता है। वर्षा जल जो होता है वो आसुत जल होता है और वो विद्युत का कुचालक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है क्योंकि उसके अंदर दाब जो है वो बढ़ता है और दाब बढ़ता है तो तापमान
लगभग 100 की जगह 125 से 130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब कोई नाव समुद्र की तरफ थोड़ा जाएगी, जब कोई नाव समुद्र में जाएगी तो पानी से ऊपर उठ जाती है। तो जब कोई नाव जो है समुद्र में जाती है तो पानी से थोड़ा ऊपर उठ जाती है, जबकि कोई नाव समुद्र से पानी में जाएगी तो थोड़ा नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये लॉजिक है, याद रखिएगा सब। और ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछता है, जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने टिक आउट भी किया है, तो वो एकदम लाइन टू लाइन पूछता है। ठीक है, बारूद की खोज किसने किया? तो रोजर बेकर ने किया था। बारूद की खोज किसने किया है? रोजर बेकर ने किया। बारूद चारकोल गंधक सोरा का मिश्रण होता है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट सोरा या जाइटर कहा जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसे खड़िया चूना या पत्थर संगमरमर में होता है। Hg पाड़स पाड़त जिसको बोलते हैं, रस या क्विक स्लाइट द्रव धातु होता है। ठीक है, मोती का अवयव जो बना होता है CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण जो बना होता है, अंडे का ऊपरी परत जो बना होता है, बाहरी लेयर जो ठोस होता है, उसको तोड़ने के बाद अंदर लिक्विड मिलता है, वो CaCO3 का ही बना होता है। कैप्सूल का आवरण भी बना होता है CaCO3 का, प्लस उसमें जिलेटिन प्रोटीन का भी बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है, लेकिन उसमें जिलेटिन प्रोटीन का भी योगदान होता है, इसलिए उसे हम लोग खाना पड़ता है, और खाने के बाद वो अंदर घुल जाता है। आघात वर्णीय का मतलब हुआ कि कोई भी ठोस पदार्थ जिसे पीटने या पीट कर उसे तोड़ा नहीं जा सकता, या तो वो अपना रूप चेंज करेगा, या तो वो फैलेगा या पतला तार की तरह हो जाएगा। आघात वर्णीय, एक ठोस पदार्थ पीटने या टूटने के स्थान पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ आघात वर्णनीय होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा। सोना को पीट कर पिघलाकर लंबा तार बना दिया जाता है। लोहा को पीट कर लोहा का आकार बदल दिया जाता है, आपने सुना ही होगा। तन्य, कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनके पतले से पतले तार बनाए जा सकते हैं, इस गुण को हम लोग तन्यता बोलते हैं। लचीलापन, प्लास्टिसिटी, वह गुण जिसके कारण पदार्थ पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाते हैं, उसे हम लोग लचीलापन बोलते हैं। भंगुरता, कुछ पदार्थ हथौड़े से मारने पर छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित हो जाते हैं, इस गुण को हम लोग भंगुरता बोलते हैं। जैसे कांच को अगर पत्थर मारोगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कठोरता, विभिन्न पदार्थ का एक दूसरे की तुलना में कम या अधिक कठोरता होना। कठोरता की माप मोह स्केल या मोहस स्केल द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है, और इसका मोह स्केल जो होता है वो 10 होता है। इसका हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, और इसका मोह स्केल अगर पूछे कितना होता है तो ये होता है कितना? 10 होता है। तो इस तरीक़ा से हमारे जितने भी छोटे छोटे मोटे मोटे बातें जो थी उसको मैंने अच्छे से बताया। तो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, बट मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है, जो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ और क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। आंसर मैं टिक कर दिया हूँ, लेकिन आप लोग टिक को मत देखिएगा। ठोस के कणों के संदर्भ में से क्या सही है? ऑप्शन है, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित। मैंने क्या बोला था कि ठोस, द्रव और लिक्विड। ठोस में क्या होता है, उनके अणु जो है वो पास होते हैं और एक दूसरे को जकड़ित रहते हैं, तो व्यवस्थित तरीके से क्या होते हैं? विन्यासित होते हैं। सी आंसर हो गया। अम्लीय वर्षा क्या होता है? अम्लीय वर्षा क्या होता है बताइए? SO2 होता है, NO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा होती है। ओके, तो हमारा A और B दोनों हो जाएगा, लेकिन इसमें A और B दोनों दिया हो। ठीक है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की खोज किया गया है? तो 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और दूसरा क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और पांचवा क्या है? बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, नीचे दी गई पदार्थ से अनुमान लगाया जा सकता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा क्या है?
लगाया जा सकता है? क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो पदार्थ की चारों अवस्थाएं आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। बिल्कुल गलत नहीं है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये गलत है। ठीक है, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था है, अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी देती है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है लेकिन शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसों में होता है। विसरण के कारण क्या होता है? मैंने बताया था कि विसरण के कारण दूर बन रहे खाना का गंध आता है। ठीक है, कहीं पे कोई मीट बन रहा है, मछली बन रही है, चिकन बन रहा है, उसका गंध आने लगता है, उसको हम लोग विसरण बोलते हैं। और विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसों में होता है। कब होता है? तो तापमान जब बढ़ता है तो विसरण सबसे ज़्यादा होता है। और किस में होता है? तो गैसों में होता है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो किसके अणुओं के बीच सबसे ज़्यादा जकड़ापन और पकड़पन होता है? तो वो ठोस में होता है। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। समझ सकते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आकर्षण बल नहीं होता है, ये गलत है। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? ठोस है। अमोनिया अगर गैस है तो कपूर क्या है? कपूर ठोस है। और कपूर को क्या कर सकते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब कि ठोस से गैस और गैस से फिर ठोस में ला सकते हैं। सब्लिमेशन करने के बाद हम उसे डिपोजिशन भी कर सकते हैं। इसका डिटेल्स भी कर रहे हैं हम, तो उस पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। तो मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है, बताइए। मिश्रण कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं, विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। ये 2 टाइप के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण समांगी निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण कौन है, बताइए। विषमांगी मिश्रण कौन है, ये बताइए। मिश्रण तो है, इसमें सारे मिश्रण है। विषमांगी कहने का मतलब हुआ कि 2 तत्व मिले हैं लेकिन दोनों तत्वों का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। और समांगी मिश्रण होता है कि उसमें निश्चित अनुपात में कोई एक तत्व मिले या 2 तत्व भी मिले रहते हैं, तो कोई निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं। ठीक है, तो ये दूध हो गया। दूध में पानी का मात्रा कम होता है, दूध के रिम का मात्रा ज़्यादा होता है। सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? सामान्य पदार्थ की अवस्था में सॉलिड लिक्विड गैस तो है लेकिन कोलाइड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पदार्थ के बारे में पूछ रहा है, तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं? हाँ होते हैं। द्रव में होते हैं, लिक्विड गैस में होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं? नहीं। पदार्थ के कण न सॉलिड के स्थिर अवस्था में होते हैं, न लिक्विड के स्थिर अवस्था में होते हैं, और न द्रव के गैस स्थिर अवस्था में। तो वो तीनों के मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। डैश एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल मिश्रण है। दूध मिश्रण है। वायु मिश्रण है। और मीथेन CH4 गैस है। हवा एक क्या है? हवा क्या है? तो हवा दोनों है, तत्व यौगिक दोनों का मिश्रण है। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो मिश्रण के गुणों का पालन कौन सा नहीं करता? मिश्रण के घटक उनके गुणों का बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है और इसकी संरचना तय है, ये गलत है। ठीक है, और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा? शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। ठीक है, डैश एक यौगिक नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक यौगिक है। यौगिक क्या होता है? यौगिक सबसे पहले क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों का मेल यौगिक कहलाता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, पढ़ा भी दिए इतने अच्छे से, समझा भी रहे इतने अच्छे से, फिर भी आंसर आप लोग सही टाइप कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक है। सल्फर डाइऑक्साइड यौगिक है। चौक जो चूना का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट उसको बोल सकते हैं, तो हो गया। और PB लेड सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, इसलिए वो यौगिक नहीं है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं? अब बताइए, रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन किस में पड़ा था? तो फिजिकल में। फिजिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑक्सीकरण लोहे का जंग लगना क्या है?
रासायनिक है। ठीक है, प्लेटिनियम तार का जलना ये भी क्या है, तो ये है हमारा रासायनिक। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना पहले एग्जाम्पल था, जैसे मैंने बताया था। CO2 से सूखी बर्फ बनता है, प्लेटिनियम तार का गर्म होना और लोहे का चुंबकीय, ये सब जो है फिजिकल परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेज है। लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो रासायनिक चेंजेज का है। और इसमें जंग लगने से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। इस क्रिया को क्या बोला जाता है? तो जस्तीकरण बोला जाता है। रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो विजातीय मिश्रण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ठोसों का द्रवों में पिघलना, ठोस को द्रव में पिघलना फिर द्रव से ठोस में जाना फिजिकल परिवर्तन नहीं है। गैसों का द्रव में द्रवीकरण या फिर द्रव से गैसों का वाष्पीकरण और वाष्पीकरण से फिर द्रव पदार्थों का किण्वन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो निष्क्रियकरण जो है वो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो एक आइस क्यूब का पिघलना रासायनिक परिवर्तन, एक आइस क्यूब का पिघलना जो है, हाँ, आइस क्यूब का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं है? तो जल को हम लोग फ्रिज में डालें तो वो सॉलिड हो गया, फिर उसको हम बाहर निकाल दिए तो वो आइस, उसको जब बाहर निकालेंगे तो पिघल रहा है, तो वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो अपना फेज चेंज फिर से कर रहा है। जब वो अपना अवस्था पुनः ग्रहण कर ही रहा है तो भौतिक परिवर्तन हुआ ना, रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ? सही तो है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो पानी का बर्फ में पिघलना, पानी का बर्फ में परिवर्तन और बर्फ को पानी में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है तो जल का जल वाष्प में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जिस चीज़ को अगर हम उसका ओरिजिनल शेप है तो उसको चेंज होने के बाद ओरिजिनल शेप में हम फिर से उसे नहीं ला सकते हैं, वही हमारा केमिकल चेंजेज होता है। जैसे कि दूध से मिठाई बना लिए तो क्या मिठाई से फिर दूध बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे बॉस, समझे? इसीलिए। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन? लो आया फिर से, दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन क्या होगा बताइए? भौतिक। रेत का पानी में घुलना भौतिक। चीनी का पानी में घुलना क्या होगा? भौतिक। उस प्रक्रिया का क्या नाम होगा जिससे गैस से सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित होता है? तो डिपोजिशन और सब्लिमेशन। मैंने बताया था अभी कि गैस से आती है सॉलिड से जो गैस में जाता है उसे सब्लिमेशन कहते हैं, और जब गैस से सीधा ठोस में आता है उसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो ये सभी, जैसे अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो है, गैस का उत्सर्जन हुआ है तो है, रंग का बदलना हुआ है, तो ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन हुई है, इसलिए सभी विकल्प सही है। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? बर्फ़ का पिघलना, अंगूर किण्वित होना, अंगूर अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। फलों का पकना, फल कच्चा होता है तो वो पक जाता है, वो भी अपना पोजिशन मतलब चेंज कर लिया अपने आप में। दूध से दही बन गया, तो ये सब जो है वो है। बाकी जितने तीन है वो क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेज है, और जो बचे हैं वो क्या है? तो वो है हमारा भौतिक परिवर्तन। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, ये निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? बताइए जल्दी बताइए। और इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। बताइए किसने दिया था? पढ़ाया मैंने। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो स्थिर अनुपात का ये नियम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ होती है तो लगातार समान अनुपात में होता है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव को ठोस में, यानी कि लिक्विड को जब सॉलिड में चेंज करेंगे तो हिमनीकरण होता है ना। निम्नलिखित
वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का प्रतिपादन, आप लोग कमेंट नहीं किया और नहीं बताया, तो जोसेफ प्राउट था। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो जोसेफ एल प्राउट के द्वारा दिया गया था। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो नमी जो है वाष्पीकरण को दर को कम करता है। डैश एक सफ़ेद सतह की घटना है, तो भाप एक सतह की घटना है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तो तरल अवस्था से जो गैसीय अवस्था में जाता है उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण, तो वहाँ सितारों में जो प्लाज्मा बनता है वो उच्च तापमान के कारण बनता है। तो जहाँ तक मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करवाया और एक चैप्टर में मैंने 40 क्वेश्चन भी दिए थे और उन 40 क्वेश्चन को भी मैंने करवाया। तो वीडियो भले ही लंबा हुआ है, उसके लिए अगर दिक्कत है तो सॉरी, बट मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया है कि बाद में अगर आप इस वीडियो को एक बार अगर अच्छे से देख लिए तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ही ये वीडियो पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।